नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 28 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश, परिवेश का मतलब यहाँ वातावरण से है। बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प देखिए, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, यानी परिवेश यानी वातावरण की भूमिका निश्चित कहा जा रहा है और आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है कहा जा रहा है। क्या यह संभव है? आपको आपके माता पिता से जो आनुवंशिक गुण मिल चुके हैं क्या वो बदले जा सकते हैं? नहीं बदले जा सकते। इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। जो जन्म के समय आपको आनुवंशिक गुण मिल चुके हैं आपके माता पिता से, आपके पूर्वजों से, वो अब भविष्य में बदला नहीं जा सकता, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। देखिए, ये न्यूनतम नहीं होता है, ये आनुवंशिक जितना रिस्पॉन्सिबल है, आनुवंशिक गुण जितना रिस्पॉन्सिबल है उतना ही परिवेश यानी कि वातावरण भी बच्चों के बाल विकास के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के अंतःक्रिया से ही बच्चों का बाल विकास एक तरीके से निर्धारित किया जाता है। तो ये न्यूनतम दिया गया था, निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, ये निगेटिव है। देखिए, यहाँ पर दोनों के सेंस में, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों के सेंस में लिखा गया है कि इसे बदला नहीं जा सकता। देखिए, हम आनुवंशिकता को तो नहीं बदल सकते, लेकिन परिवेश यानी जो वातावरण है उसको बदला जरूर जा सकता है, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बचपन में ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा परिवेश मिला है। उन्हें सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में अगर एडमिशन दिलाएंगे तो कई स्कूलों में इस प्रकार का इन्वायरमेंट होता है कि आपको अंग्रेजी में ही बोलना है। तो ये उसके परिवेश का, उसके इन्वायरमेंट का भाग था जिसकी वजह से वो भाषा को सीखा या फिर किसी अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपी बोर्ड का बालक या फिर किसी राज्य स्तरीय बोर्ड से संबंधित स्कूल में अगर कोई बालक पढ़ा है तो उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है। तो ये तो हमारे हाथ में है ना कि आप बच्चे को उस प्रकार का इन्वायरमेंट दे दें। अगर आप इंग्लिश बुलवाना ही चाहते हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराइए। तो ये इन्वायरमेंट हमारे हाथ में है, इसे बदला जा सकता है। लेकिन विकल्प क्या कह रहा है कि बदला नहीं जा सकता, तो ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास के चरणों के संबंध में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विकास 3 चरणों में विभक्त किया गया है। बाल विकास एक तरीके से, पहला शैशवावस्था जो कि 0 से 2 साल होता है। दूसरा बाल्यावस्था जो कि इसको 2 भागों में बांटा गया, पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था बहुत कम आपको देखने को मिलेगा विकल्प में। तो ये हमेशा ये बहुत जो एक तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें मध्य बाल्यावस्था आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया पहले ही। ठीक है, किशोरावस्था की बात करें तो ये 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। एक ही विकल्प बचा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए, 2 से 6 वर्ष जो होगा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिरे की ओर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये मनुष्य है और ये इसके हाथ हो गए, ये इसका पैर हो गया, तो इसका जो हार्ट है ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, बोला जा रहा है ना शरीर के मध्य शरीर यानी हार्ट केंद्र हो गया, और इसके बाद से ये बाहर की तरफ जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट होगा। मोटर डेवलपमेंट कहने का मतलब कि देखिए, बच्चे किस अंग पर कंट्रोल कब पाएंगे ये इससे निर्धारित होता है, इस सिद्धांत से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधोगामी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले केंद्र से जुड़े हुए अंग पर वो अपना कंट्रोल पहले पाएगा, इसके बाद आगे वाले अंग पर पाएगा और धीरे धीरे सबसे बाहर वाले पे पाएगा। इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए, देखिए बच्चा क्या होता है, जब उसकी उंगलियां किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, जब वो बचपन में बिल्कुल 1 से 2 साल का है, तो आप देखेंगे कि उसकी उंगलियां
पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। वो किसी बड़े चीज़ को तो आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जिसके लिए उसके उंगलियों का सहारा लेना पड़े उसमें वो नहीं पकड़ पाता चीज़ों को जल्दी से। तो ये इसी वजह से होता है कि केंद्र से निकट वाले जो उसके अंग हैं, यानी कि पहले उसका भुजा आया यानी बाह, उसके बाद से उसका कलाई आया, तो कलाई के सहारे और पांचों उंगलियों का सहारा लेते हुए कोई बोतल या फिर गिलास वो पकड़ लेता है। लेकिन जब आप उसे पेंसिल पकड़ाने जाएंगे या फिर उस उंगलियों की सहायता से कोई कार्य करने के लिए कहेंगे तो वो उसे नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अभी उसकी उंगलियों पर उसका कंट्रोल ही नहीं है। ये इसी सिद्धांत के अनुसार होता है, अधोगामी सिद्धांत के अनुसार, कि पहले शरीर के मध्य भाग पर वो अपना कंट्रोल पाएगा और उसके बाद जाकर के वो बाहर के सिरे की ओर कंट्रोल पाता है। तो ये अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो ये प्राथमिक सामाजिकरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये जो बच्ची है 4 वर्ष की है और परिवार ही उसका एक तरीके से प्राथमिक समाजीकरण है और उसी के माध्यम से वो अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीख रही है। और जो चीज़ उसको माता पिता से एक तरीके से डांट के रूप में ही जो चीज़ें मिल रही हैं वो उसको व्यवहार में ला रही है और एक तरीके से गुड़िया पर वो उसी चीज़ को प्रतीकात्मक खेल, जैसे बच्चों की आयु में आपने देखा होगा, आपने भी खेला होगा, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं बच्चे। तो जो उनके माता पिता में वो देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं कि माता पिता उनके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो गुड़ियों का खेल करने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम मम्मी के जगह हैं, अगर कोई भाई होगा तो उसे लगेगा कि हम पापा के जगह हैं, और गुड़िया और जो खिलौने होंगे वो लगता है कि वो हमारे बच्चे हैं। इस प्रकार से वो प्रतीकात्मक खेल खेल रहे होते हैं। तो ये उनके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था पर है? तो ये यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण पर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में अगर आपने कुछ कर दिया है, आपके साथ कुछ हुआ है, किसी व्यक्ति ने आपके साथ किया है, तो आप भी उसके साथ वही क्रिया करते हैं। मतलब टिट फॉर टैट, मतलब कि उसने मेरी कलम तोड़ दी, मैं भी उसकी कलम तोड़ दूंगा। उसने मेरा खाना खा लिया, मैं भी उसका खाना खा लूंगा। यहाँ पर उसने कलम ले लिया था तो उसका खाना उसने खा लिया, यानी कि जैसे को तैसा वाला सेंस है। और इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? सबसे पहले तो संरक्षण क्या बताया था जीन पियाजे ने, इसको समझिए। तो ये बेसिकली चित्रों में यानी कि ज्यामिति में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, अगर बीच में से मैं एक लाइन खींच देता हूँ और अब अगर आप बच्चे से पूछेंगे अब कितना त्रिभुज है, तो वो कहेगा 2 त्रिभुज है। अब अगर उसे आप कहेंगे कि पहले वाला त्रिभुज कहाँ गया, तो वो उसे बता नहीं पाएगा। अगर बता लेता है तब तो ये संरक्षण है, और अगर बता नहीं पाता है तो वो संरक्षण का अभाव है। जो संरक्षण या फिर संरक्षण का अभाव होता है वो चित्रों में पाया जाता है, और जो विलोमीयता या फिर पलटावीपन होता है वो संख्या में और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स में, शब्दों में, अक्षरों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये व लिखा है और इसके बाद से अगर मैंने ऐसे कर दिया, अब अगर बच्चे से पूछेंगे कि व कहाँ गया, अगर वो बता लिया तब तो वो क से भी वो व को देख पा रहा है, तो ये उसका विलोमीयता है, पलटावीपन है। और अगर क से वह व को नहीं देख पा रहा है तो वह उसकी अविलोमीयता है या फिर अपलटावीपन है। ठीक है, तो नंबर्स में और अल्फ़ाबेट्स में या फिर अक्षर में यहाँ पर विलोमीयता होता है, और उसी चीज़ को यहाँ पर ज्यामिति में और चित्रों में संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि ये बेसिकली किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखिए विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता पर यह आधारित होता है। विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ? देखिए केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देना। अब जब यहाँ से एक लाइन खींच दिया गया था तो अब बच्चा केवल इसी एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहा है कि केवल यही एकमात्र त्रिभुज है। ये अगर केवल एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देता है तो वो उसकी केंद्रीयता कहलाती है। या फिर अगर वो पूरे सभी एस्पेक्ट्स पर एक साथ ध्यान दे लेता है तो वो उसकी विकेंद्रीयता कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए एक कुत्ता है, कुत्ते को जब आप बच्चे को दिखाएंगे, देखो कुत्ते का 2 कान है, तो उस समय बेसिकली वो केवल उसके कान पर ही फोकस कर पाएगा।
और अगर आप उसके बाद पूछेंगे कि कुत्ते के कितने पैर हैं या फिर कुत्ते के कितने आँख हैं, तो शायद वो ना बता पाए। क्यों? क्योंकि वह उसकी आयु उस समय इतना ही करने के लिए उसको एक तरीके से निर्देशित करे कि एक समय में वो केवल एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देता है। अगर कान देख रहा है तो बस कान के बारे में जानेगा, आंख देख रहा है तो बस आंख के बारे में जानेगा, पैर देख रहा है तो बस पैर की प्रॉपर्टी के बारे में जानेगा। मतलब एक समय में एक ही एस्पेक्ट पर, एक ही विमा पर केवल ध्यान दे पाना, ये केंद्रीयता है। और अगर एक समय में सभी एस्पेक्ट्स पर, सभी उसके विमाओं पर वो ध्यान दे लेता है तो ये विकेंद्रीकरण है। तो देखिए यहाँ पर संरक्षण संबंधी चीज़ें उसमें बच्चे में प्रॉपर्टी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये लाइन खींचने के बावजूद भी उसको ये ज्ञात है कि अगर ये लाइन हटा दिया जाए तो ये पहले वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो ये कैसा है? ये विकेंद्रीकरण है, यानी कि ये केवल इस त्रिभुज पर ध्यान ना देकर के बल्कि पूरे इस सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है कि अगर ये लाइन हट गई तो पहले वाली त्रिभुज मिल जाएगी। तो ये विकेंद्रीकरण और साथ ही साथ प्रतिवर्तीयता। प्रतिवर्तीयता का मतलब ही ये है कि एक तरीके से विलोम जाना, उल्टा जाना, ठीक है, प्रतिवर्ती जाना। तो देखिए पहले ये लाइन खींचा गया, तो अगर इसको विलोम जाना है तो आपको इसको हटाना होगा, तो यही तो प्रतिवर्तीयता है। तो यही पूछा गया था प्रश्न में आपसे कि तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है, तो ये विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, झाड़ू है, असली में घोड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, यानी कि उस झाड़ू को उसने घोड़ा का संकेत दे दिया अभिनय के माध्यम से। वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये झाड़ू नहीं बल्कि घोड़ा है। तो ये उसका अभिनय था, और चूंकि ये संकेत वो कर रहा है कि ये झाड़ू नहीं बल्कि घोड़ा है, तो इस वजह से सांकेतिक प्रस्तुतिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कहा जा रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में जेडपीडी बोला जाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उस शब्द में यहाँ पर निकटस्थ शब्द क्या दर्शाता है? जैसे देखिए जेडपीडी होता क्या है। मान लीजिए कोई एक बालक अपने प्रयास से किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अपने प्रयास के माध्यम से यहाँ तक पहुँच जा रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य यहाँ पर है, ये बीच का एरिया वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा बाहर से दिया जाने वाला सहायता जो बच्चे को उसके वर्तमान स्थिति से उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, यानी कि ये वाला बीच वाला जो एरिया है जिससे वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर बाहर से उसको थोड़ा सा मदद मिल जाए तो वह इस एरिया को पार कर लेगा, यानी इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। तो इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, यानी कि अपने प्रयास के माध्यम से वो जहाँ तक पहुँचा है और बाहर से दिए गए प्रयास या फिर मदद की वजह से वो जहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बीच का जो एरिया होता है उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि निकटस्थ दर्शाती है कि सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो बच्चा खुद से ही पहुँच गया था, तो जाहिर सी बात है जो उसको हेल्प दिया जाएगा वो उसकी वर्तमान दक्षता से जाहिर सी बात है ऊंचा ही होगा, क्योंकि अगर उससे नीचा होगा तो बच्चा तो अपने लेवल से नीचा अगर रहेगा तो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जाहिर सी बात है उसको जो सहायता दी जाएगी उसके लेवल से ऊपर ही होगी। तो पहला देखिए नीचे बोला जा रहा है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए उसी स्तर पर है, बच्चा जहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है अगर उसको उतना ही हेल्प किया जा रहा है कि जितना उसको पहले से आता है, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो ये निगेटिव तो आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए बहुत ऊपर है, यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, वो थोड़े से किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको थोड़े से बस हेल्प की जरूरत है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी को क्रॉस करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ ऊपर होना चाहिए, मतलब जितना उसने अचीव कर लिया है थोड़ा सा और अगर उसको पुश कर दिया जाए, हेल्प कर दिया जाए, तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? देखिए लेव वाइगोत्स्की की बात की गई है तो लेव वाइगोत्स्की ने इसे व्यक्तिगत वाचन कहा है, और अगर प्रश्न में जीन पियाजे के अनुसार पूछता है तो आपका उत्तर आत्मकेंद्रिता होता। जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता है और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाचन है। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ,
आपका सीटेट का पेपर है। उस कंडीशन में आज रात को आप क्या करेंगे, आप अपने मन में ये बातें करते रहते हैं कि कल पेपर है तो मुझे सीटेट का एडमिट कार्ड रख लेना चाहिए, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रख लेना चाहिए, और क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो आप अपने माइंड में वो सभी चीज़ें बातें करते रहते हैं खुद से, और वो चीज़ें करते भी रहते हैं। मतलब कि आपने ये किया कि पहले एक एडमिट कार्ड रखना है, उसके बाद से एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना है, और भी जो चीज़ें रखनी है, ये आपके मन में चल रहा है और आप वो सभी चीज़ें इकट्ठा भी कर रहे होते हैं उस समय। तो यही काम बच्चे भी करते हैं, क्योंकि आपकी आयु इस प्रकार से है कि आप बिना बोले उन सभी चीज़ों को चिंतन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है, जो आयु वर्ग होता है, उसके अनुसार वो बिना बोले इन सभी चीज़ों को मन में नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वह स्वयं से बातें करने लगते हैं और अपने आप को निर्देश देता रहता है कि बच्चे का जब आप 4-5 साल के बच्चे को आप देखेंगे तो अपने से बात करता रहता है कि ये मेरा हाथी है, इसके बाद से ये मेरा कार है। तो ये अपने से बात करना और एक तरीके से निर्देश देना ही व्यक्तिगत वाचन है, जिसे लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, और इसी को जीन पियाजे ने आत्मकेंद्रिता कहा था। प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है, तो आपका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है और आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया अभिकथन कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए, बच्चे की जो मातृभाषा है वो बच्चा आनुवांशिक तौर पर नहीं बल्कि अपने पर्यावरण से सीखता है। अगर बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है और उसको हिंदी मातृभाषा वाला घर मिला है तो वो हिंदी सहज रूप से सीख जाता है बोलना। मतलब उसे भाषा अर्जन कहते हैं, जिसमें बिना व्याकरण के नियमों के और बिना औपचारिक तरीके से अगर कोई भाषा सीखी जाती है पर्यावरण के संपर्क में आने से, पर्यावरण के एक तरीके से अंतःक्रिया के माध्यम से, तो वो भाषा अर्जन है। और जब आप व्याकरण के नियमों के तहत औपचारिक तरीके से यानी स्कूल में कोई भाषा को सीख रहे होते हैं तो उसे भाषा का अधिगम या फिर भाषा को सीखना कहते हैं। ठीक है, तो अर्जन और सीखने में बहुत अंतर है। अर्जन में कोई ग्रामर नहीं होता, कोई नियम रूल नहीं होता है, वातावरण वहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती है, जो कि विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव था। क्योंकि अगर पर्यावरण आप हिंदी वाला देंगे तो बच्चा हिंदी बोलना सीख जाएगा, और अगर अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको अंग्रेजी वाला वातावरण मिल गया तो वो अंग्रेजी बोलना स्वतः ही सीख जाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण का सबसे बड़ा रोल है और विकल्प कह रहा है कि इसकी कोई भूमिका नहीं है, इस वजह से निगेटिव था। आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर कारण देखिए, रीजन ये दिया गया है, भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। क्या केवल आनुवांशिकता ही भाषा को सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर ऐसा होता तो किसी के माता पिता अगर हिंदी राज्य से संबंधित है और अगर केवल वो हिंदी भाषा को बोलना जान रहे हैं तो उनके बच्चे भी केवल हिंदी बोल पाते, वो वातावरण के संपर्क में आकर अन्य लैंग्वेज को नहीं सीख पाते। जबकि ऐसा नहीं होता है। भाषा जो है वो मेनली आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ना कि आपके आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव था। दोनों ये विकल्प यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इस वजह से देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? ठीक है, चौथा विकल्प देखिए, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। विजातीय कहने का मतलब कि जो वंचित पृष्ठभूमि से और जो एक तरीके से अच्छे पृष्ठभूमि से आए, दोनों को मिला करके एक समूह बनाना। तो ये तो अच्छी बात है। इससे जो वंचित समूह वाले बच्चे हैं वो अपने आप को हीन भावना का शिकार नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव था। आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जोखिम वाला यानी निगेटिव सेंस वाला आपको उत्तर देना है। तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव का बल। देखिए, बच्चा जब वंचित पृष्ठभूमि से है तो उनका जो पूर्व ज्ञान होगा वो निश्चित तौर पर अन्य बालकों की अपेक्षा कम होगा। अब उनके पूर्व ज्ञान से अगर उनके स्थानीय ज्ञान, मतलब उनका जो पूर्व ज्ञान है यानी स्थानीय ज्ञान है, उसको आने वाले ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को उस टॉपिक से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। अब पाठ्य पुस्तक में ऐसी कहानियां हो जिसमें सुविधा से वंचित वाले बालकों के बारे में जिक्र किया गया हो, तो उससे ये बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनके माइंड में खटक सकती थी कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं या फिर अन्य बच्चों से अलग हैं, तो वो कॉन्सेप्ट को, उस धारणा को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है अगर इनके
मुद्दों पर बात किया जाए। और ये कैसे संभव है? जब उनके पाठ्य पुस्तक में उन्हीं बच्चों का जिक्र हो जिससे वो बच्चे अपने आप को अटैच समझे, अपने आप को जुड़ा हुआ समझ पाए। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ये सबसे निगेटिव ऑप्शन था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक तो बच्चे वैसे ही वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, अब अगर उनके प्रति नकारात्मक सोच टीचर रखता है या फिर बहुत कम अपेक्षा रखता है तो बच्चे वैसे ही हीन भावना का शिकार हो जाएंगे और उनका अधिगम और विकास एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगेगा। तो पहला विकल्प ही निगेटिव था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? देखिए यहाँ पर लड़कियों की बात की गई है कि लड़कियाँ केवल संगीत और डांस जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लें, ऐसा विद्यालय के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ है कि जिस प्रकार से लड़के किसी कठिन काम को करेंगे और लड़कियां केवल गाना और नृत्य में पार्टिसिपेट कर पाएंगी, तो ये विद्यालय का एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो अब चलिए विकल्पों पर बात कर लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, जेंडर आधारित रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है। क्या ये चुनौती दे रहा है? नहीं, चुनौती तो तब देता जब लड़कियों को किसी ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें लड़के भाग लेते हैं, जैसे कि दौड़ प्रतियोगिता हो गया, अन्य प्रतियोगिता जिसमें लड़के, जैसे कि कुश्ती प्रतियोगिता हो गया, कबड्डी प्रतियोगिता हो गया, ये सभी चीज़ों में जिसमें लड़कों का एक वर्चस्व रहता है, या फिर ये कहें कि आम धारणा बनी हुई है, रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई है कि लड़कों के लिए केवल गेम है, तो उसमें लड़कियों को पार्टिसिपेट करा करके ये चुनौती दिया जाता है। लेकिन विद्यालय खुद उनको एक तरीके से कह रहा है कि आप संगीत और नृत्य में पार्टिसिपेट कीजिए, तो ये तो उसको चुनौती नहीं दे रहा है बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को। तो पहला आपका विरोधाभास था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने की व्यवहारिक उपागम है। देखिए, क्या ये लड़कियों और लड़कों के सहजात योग्यता में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को स्पेशली उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसी में पार्टिसिपेट करिए। ये लड़कियों का चयन होना चाहिए कि वो किस में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, ना कि स्कूल उन पर दबाव बनाए। तो ये आपका निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहले से पूर्वाग्रह हैं, ये अवधारणा है, रूढ़िवादी अवधारणा है कि लड़कियां कम मेहनत वाला काम करेंगी, यानी कि डांस और एक तरीके से संगीत में पार्टिसिपेट करें। तो ये पहले से पूर्वाग्रह है और जेंडर से संबंधित है, चूंकि लड़के लड़कियों की बात हो रही है, इस वजह से यही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा देखिए, यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये प्रगतिशील नहीं बल्कि एक तरीके से निगेटिव दृष्टिकोण को दर्शा रहा है कि आप लड़कियों को कम आंक रहे हैं और उसको विशेष प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ही केवल कह रहे हैं, जो कि एक जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों को संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी, यानी अलग अलग एक तरीके से अवलोकन किया जा रहा है प्रत्येक बच्चे को। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मानक और एक रूप मूल्यांकन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी अलग अलग है, यानी प्रत्येक बच्चे का जो मूल्यांकन हो रहा है वो अलग अलग किया जा रहा है, इसलिए मानक नहीं होगा। मानक होता तो सभी बच्चे का एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका निगेटिव है, गलत हो गया। दूसरा देखिए, संकल्पनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित नहीं है बल्कि बाल केंद्रित है, क्योंकि बालक यहाँ पर गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अध्यापक केंद्रित होने की वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। देखिए, मानक यहाँ पर आ गया, इस वजह से ये निगेटिव ऑप्शन हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन का उद्देश्य क्या है? चौथा विकल्प देखिए, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है वो प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये निगेटिव उत्तर था, आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आकलन इसलिए किया जाता है कि बच्चे को अधिगम के दौरान क्या समस्या आ रही है, उसकी समस्या का पहचान करके उस समस्या को दूर करने के लिए आकलन किया जाता है, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर प्रतियोगिता के लिए आकलन नहीं किया जाता। ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर और समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। ये देखिए, बच्चों को कैटेगराइज करने की बात की जा रही है। आकलन का उद्देश्य कभी भी ये नहीं है। आकलन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चों की समस्याओं को पहचान करके उसको दूर करना।
ठीक है। तो कभी भी कैटेगराइज करना या फिर नंबरिंग करना या फिर उनको ग्रेड देना कि तुम ए ग्रेड के बालक हो, तुम बी ग्रेड हो, तुम सी ग्रेड हो, तो इस प्रकार का कभी भी कैटेगराइजेशन उद्देश्य नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, बच्चों को भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, यह विकल्प बिल्कुल नेगेटिव था। यहाँ बच्चों को स्कूल में डराने के लिए नहीं बुलाया जाता है, बल्कि उनको अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बुलाया जाता है। भय मुक्त हमेशा नेगेटिव ऑप्शन एक तरीके से शब्द है, हमेशा आपको ये विकल्प गलत ही करना है अगर ये विकल्प में दिख जाता है तो। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। आकलन का यही उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह के शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। शिक्षण शास्त्रीय युक्ति कहने का मतलब कि पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में खुद ही कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता है, यानी कि हो सकता है कोई शारीरिक अक्षमता जैसे कि श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित बालक हो कक्षा में, तो क्या ये संभव है कि उसको एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाए, उसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए? संभव नहीं है। जो दृष्टि बाधित है वो पुस्तक को देख नहीं सकता, इस वजह से जरूरी हो गया है कि उसके लिए उसकी आवश्यकता के अनुरूप ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाए। ब्रेल लिपि के माध्यम से ही वो चीज़ों को समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। तो ये समान पाठ्यचर्या नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए, समान आकलन भी नहीं हो सकता। अब वो बच्चा दृष्टिबाधित है तो निश्चित तौर पर पेपर पेंसिल पर परीक्षा देने में उसको कठिनाई आएगी, और इस वजह से समान आकलन की वजह से उसका एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने ज्ञान को वो दिखा नहीं पाएगा जब तक कि ब्रेल लिपि की मदद ना ली जाए। या फिर श्रवण बाधित है तो अगर मौखिक कोई परीक्षा हो रही है तो वो चीज़ों को सुन करके उसका रिएक्शन नहीं दे पाएगा, उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। तो सबके लिए समान पाठ्यचर्या और आकलन करना संभव नहीं है, चूंकि यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नता थी, इस वजह से। तो पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना। एनसीएफ 2005 और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा इस बात की पैरवी करता है कि बच्चा किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, चाहे उसको डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो या फिर डिस्ग्राफिया हो, या फिर कोई भी ऐसी अक्षमता के वजह से उसको अलग नहीं किया जाना है, बल्कि एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को समावेशी कक्षा के दौरान उनको पढ़ाना है। मतलब कि बालक किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नता से क्यों ना जूझ रहा हो, सबको एक ही साथ पढ़ाना है। तो यहाँ पर वर्गीकृत और अलग करने की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। क्या यह संभव है कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जा सकता है? अगर कोई दृष्टिबाधित बालक है तो क्या उनके नेत्र को लौटाया जा सकता है? कोई श्रवण बाधित है और मेडिकली वो सही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि अब उसको श्रवण बाधिता को दूर किया जा सके? तो ये संभव ही नहीं है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। ये अपने आप में यूनिक होता है प्रत्येक बालक, क्योंकि उनको जो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं उनको उनके माता पिता से सबका अलग अलग है, और वातावरण उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसी रहेगी उनके हिसाब से उनका एक तरीके से विकास हुआ है। तो सभी बालक एक दूसरे से अलग हैं और इस अंतर को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता। तो ये भी विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना, ये बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, लचीलेपन का भाव रखने का मतलब कि देखिए, सबके लिए समान पाठ्यक्रम ना रखा जाए। अगर कोई शारीरिक अक्षमता जैसे कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित है तो उसके लिए लचीले पाठ्यक्रम होने चाहिए, मतलब कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना, यानी कि वो एक दूसरे से अलग थे तो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको क्या जरूरी है अधिगम कराने के लिए, उस पर फोकस करना। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से अवदान, ये अवदान नहीं बल्कि अवधान है, अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिकरण यानी कि ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता को दर्शाता है? इसका थोड़ा सा आप अंग्रेजी वाला प्रश्न देख लीजिए ताकि प्रश्न आपको क्लियर हो सके। विच कैरेक्टरिस्टिक्स अ स्टूडेंट विथ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर लाइकली टू हैव, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, अटेंशन यानी कि बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, और हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अति क्रियाशील है। ठीक है, तो बहुत ध्यान नहीं कर पा रहा और बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो इन बच्चों में कौन सी विशेषता होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है।
पहला विकल्प देखिए, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति। जब अति क्रियाशील है तो शांति से तो वो बैठेगा नहीं, तो पहला विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति। जब बच्चा ध्यान ही नहीं लगा पा रहा है तो ध्यानपूर्वक सुनेगा कैसे, तो ये भी नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। बच्चा किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो इतना वो फोकस ही नहीं करेगा किसी गद्यांश को पढ़ने के संदर्भ में, तो ये भी आपका गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। वो इतना एक्टिव है कि थोड़ा सा भी अगर कोई इधर उधर की कोई गतिविधि होती है तो तुरंत उसका ध्यान उधर चला जा रहा है, तो यानी वो आसानी से विचलित हो जाता है। अगर क्लास में बैठा हुआ है, कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई, तुरंत उसका ध्यान उधर चला जाएगा, यानी वो विचलित हो रहा है किसी भी चीज़ से। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। दूसरा विकल्प देखिए, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए। देखिए, समावेशी कक्षा है, बच्चे को अलग नहीं करना चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर है पढ़ने में, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के ही चलना है, उनको अलग करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये विकल्प आपका निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प देखिए, उन्हें बाह्य परितोषक दे करके अभिप्रेरित करना चाहिए। देखिए, बच्चा स्वयं में प्रतिभाशाली है, यानी कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है, तो अब उसको बाहर से मोटिवेशन देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, इस वजह से, क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, बाह्य उत्प्रेरक जो होता है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं एक तरीके से काम आता है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकलित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। ये दबाव डालना ये हमेशा निगेटिव सेंस में होता है ऑप्शन, तो ये आपका उत्तर होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, स्वेच्छा से जब वो चयन किए गए तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का एक उदाहरण हो गया। आज हम लोग शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में अब बालक अपनी इच्छा से टॉपिक चुन रहा है, ठीक है, और मौलिक पाठ्यक्रम उच्च स्तरीय जो उसके समकक्ष हैं, चूंकि वो प्रतिभाशाली है यानी उनसे ऊपर के लेवल को समझ सकता है, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है और उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने और कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला विकल्प देखिए, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। देखिए, बच्चे को अधिगम कराना है, ना कि उसके अभिभावक को। अगर उनका काम उनके अभिभावक कर दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि बच्चा सीख नहीं पाएगा चीज़ों को, ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उससे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए। अब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, उसको छूट दे दिया गया कि भाई तुम नहीं देख पाते हो तो ठीक है, तुम पढ़ाई मत करो और अपना काम भी मत करो। इस हिसाब से बच्चा एक तरीके से देखेंगे तो ना तो वो कोई नया चीज़ नहीं सीखेगा, क्यों, क्योंकि आप उसको पढ़ाई में शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उसे अपने सहपाठियों की कॉपियों से काम उतारने के लिए देनी चाहिए। अब देखिए, पहले से ही वो अपना काम नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था। जब देख नहीं पा रहा तो दूसरे की कॉपी से कैसे उतार लेगा, ये भी निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्यों, देखिए, बच्चा दृष्टिबाधित है, कम देख सकता है, लेकिन उसके कान ठीक हैं, तो वो चीज़ों को सुन करके समझ सकता है। तो बच्चे को कैसे भी करके एनी हाउ उसको अधिगम अर्थपूर्ण बनाना है, चाहे किसी भी माध्यम से। यही तो समावेशी कक्षा की खूबी है कि व्यक्तिक विभिन्नता, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है, बावजूद इसके उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण कराना है, और यही सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 इसको एक तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता करने के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिगम निःशक्तता कहने का मतलब यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी से है, वो बच्चे जो कम सीख पा रहे हैं दूसरे बच्चों की तुलना में, तो उनके आकलन के लिए कौन सी युक्ति आप प्रयोग करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। देखिए, बच्चा वैसे ही सीखने में कमजोर है, मतलब कि एक दूसरे बच्चों की तुलना में कम सीख पा रहा है, तो अब उसके लिए लेखन कार्य उसके इवैल्यूएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड करेंगे, यानी कि होमवर्क की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि चूंकि वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, हो सकता है कि वो स्पेलिंग्स को गलत लिख रहा हो, स्पेलिंग उसको एक तरीके से ना जानता हो, तो केवल लिखावट के माध्यम से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। देखिए,
लेखन कार्य का समय आप घटाएं या फिर बढ़ाएं। चूंकि उसको अधिगम ही नहीं हुआ है, स्पेलिंग्स का वो एक तरीके से अर्थपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, तो समय घटाने या फिर बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। देखिए, बच्चा वर्तनी से संबंधित चीज़ों को त्रुटि कराता, हो सकता है स्पेलिंग ना सीखा हो, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट है कि चलिए बच्चा कुछ तो लिख करके लाया है, कुछ तो घर से होमवर्क करके आया है, भले ही बच्चे को स्पेलिंग नहीं आ रही है लेकिन उसने होमवर्क तो किया। अब अगर आप उसको लिखने पर ज़्यादा जोर देंगे तो निश्चित तौर पर वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा। देखिए, उसको धीरे धीरे ही करके आप सुधार सकते हैं। कहने का मतलब कि अन्य बच्चों की तुलना उससे डायरेक्टली नहीं करेंगे कि देखो वो कितना फर्स्ट है, वो कितना तेज है, वो पढ़ाई कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसकी कमियों को टैकल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ों को धीरे धीरे हैंडल कर पाए। क्योंकि वो बहुत तेज़ी से नहीं सीख रहा है, वो धीरे धीरे ही सीख पा रहा है। अधिगम निःशक्त है, यानी कि उसमें डिसेबिलिटी है कि वो लर्निंग करने में सक्षम नहीं है उतनी तेज़ी से जितना कि दूसरे बच्चे कर पा रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें ढिलाई जरूर बरतेंगे, लचीलापन दिखाएंगे मूल्यांकन करते समय कि उसकी जो वर्तनी की त्रुटियां हैं उसको कम महत्व देंगे, यानी कि उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हीन भावना का शिकार ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नता करने के लिए प्रभावशाली है। यानी कि इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लेते हैं, समुन्नता को क्या लिखा गया है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कि एक तरीके से उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, मीनिंगफुल लर्निंग की। तो ये पूछा जा रहा है कि उसकी विशेषता क्या है, एक तौर पर मोटा मोटी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो समुन्नता मतलब कि कैसे प्रमोट करेंगे या फिर उसकी विशेषता क्या है, उस सेंस में पूछा गया है। पहला देखिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करके। देखिए, जब भी आप उदाहरण देते हैं तो बच्चों का जो अधिगम होता है वो एक तरीके से सार्थक होता है। क्यों सार्थक होता है? आप केवल नियम बता दीजिए और उस पर आधारित इसको अप्लाई कहाँ करना है। जैसे साइंस के नियम बच्चों को पढ़ाते हैं, न्यूटन का नियम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आखिर उसका एप्लीकेशन कहाँ है आम जीवन में। जब आप उदाहरण देंगे तब जाके चीज़ों को उसको समझ में आएंगी कि हाँ, व्यक्तिगत जीवन में या फिर एक तरीके से हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है, जो नियम हम पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग होता है, तब जाकर के उसका जो अधिगम होगा वो सार्थक होगा। तो पहला तो विकल्प सही था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तो इसे दो प्रकार के फायदे होते हैं। पहला तो ये कि उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ आया है अथवा नहीं आया, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न से टीचर समझ सकता है, तो वो अपने शिक्षण विधि में कुछ चेंजेज करेगा अगर उसकी शिक्षण विधि की वजह से बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा तो। दूसरा, बच्चे इंटरेक्टिव बनते हैं, कक्षा में अंतःक्रिया करते हैं जिससे वह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। दूसरे की अवधारणा कहने का मतलब कि किसी अदर पर्सन का अगर अवधारणा बच्चे अपने लैंग्वेज में समझाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अंतःक्रिया कर रहे हैं, कक्षा में टीचर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और अंतःक्रिया करता है किसी कार्य में तो उसका अधिगम जो होता है वो सार्थक होता है। तो ये भी विकल्प आपका पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा विकल्प देखिए, बच्चों को अपने निष्पादन मतलब कि आउटपुट की बात की जा रही है कि बच्चा कितना सीखा है, दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। अब ये चीज़ कहा जा रहा है कि तुम ये तुलना करो कि देखो वो कितना फर्स्ट आया, वो कितना पढ़ने में तेज है, तुम कितना कमज़ोर हो। तो ये करने से बच्चों में हीन भावना आएगी, ना कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो किसी के भी रिजल्ट को किसी दूसरे के रिजल्ट से तुलना नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बालक एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई चीज़ों को कम समझ पा रहा है, तो इस वजह से एक दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस व्यक्ति का स्वयं से तुलना होनी चाहिए कि कल की अपेक्षा आज उसने नया क्या सीखा। तो ये होना चाहिए। ये चौथा विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, ए, बी और सी यानी 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही जवाब था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। समानांतर रूप से सोचने का मतलब कि पैरेलल वे में, मतलब कि एक समस्या का समाधान आ गया, अब उसका पैरेलल दूसरा क्या तरीका हो सकता है उस प्रश्न को सॉल्व करने के संदर्भ में। तो ये समस्या समाधान के लिए पैरेलली थिंकिंग है जो कि टीचर बच्चे से कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने मौलिक तरीके से बच्चे सोचेंगे, जितने मौलिक तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, उनका जो अधिगम होगा वो उतना ही अर्थपूर्ण होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है। तो ये पहला विकल्प सही था। दूसरा देखिए, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जानते हैं और उससे संबंध बनाए, यानी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आने वाली शिक्षा को देना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और चूंकि ये एक तरीके से
पहले विकल्प का व्याख्या कर रहा है इस वजह से, क्योंकि अगर किसी समस्या समाधान को पैरेलली वो सोच रहे थे, यानी कि पहले का जो उनका ज्ञान था उससे कहीं ना कहीं वो नए कॉन्सेप्ट को जो कि अभी वो पढ़ रहे हैं उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो कारण है, रीजन है, वो अभिकथन ए का पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है और दोनों कथन सही। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। मतलब कि किस अप्रोच से किस अप्रोच की तरफ जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए दिया गया है संरचनावादी से व्यवहारवादी, ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे के संरचनात्मक सिद्धांत से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये संरचनावादी से व्यवहारवादी नहीं कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल और अभ्यास मतलब कि बच्चे को मशीन की तरह काम कराने की बात की जा रही है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की, दोहराने की बात की जा रही है, जो कि गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति खोज करके अपने ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं, यानी कि अन्वेषण पर जोर देता है, ना कि ड्रिल और अभ्यास पर ज़्यादा जोर देता है। तो ये भी आपका निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, तो ये भी एक तरीके से दोनों चीज़ें हैं। अधिगम के लिए आकलन यानी कि जब बच्चा अधिगम कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, देखिए अधिगम के लिए आकलन मतलब कि पढ़ाई के दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं ये जानने के लिए अधिगम के लिए आकलन होता है। और अधिगम का आकलन मतलब कि सत्र के अंतिम होने के बाद से जो फाइनल परीक्षा होता है, मतलब आपका अधिगम हो चुका है, अब आपने क्या सीखा है, आपके अधिगम का आकलन होगा। तो ये दोनों चीज़ तो अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है कि आपका सतत मूल्यांकन भी होगा कक्षा के दौरान और एक फाइनल परीक्षा भी होगा। तो ये बदलाव कहाँ हुआ, ये तो अभी भी है, तो ये बदलाव नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न में बदलाव की बात की गई थी, इस वजह से ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए रटने पर आधारित अधिगम से लेकर के अवधारणात्मक समझ, मतलब कि जो चीजें बच्चे रट रहे हैं उसको बदल करके अब बच्चे अपने संज्ञान, अपनी अवधारणा को विकसित करें, अवधारणात्मक समझ उनमें हो, ना कि बच्चे रटें। तो इस बदलाव को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पैरवी करता है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। पहला विकल्प देखिए विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, यानी कि किसी भी कथन, किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में पहले के क्या लोगों का मानना है उसको खोज करके फिर उसको चुनौती देते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, तर्क देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन हुआ, क्योंकि अगर आप पहले से जो अवधारणा बनी हुई है उसको चुनौती दे रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तर्क देंगे और उस तर्क को देने के लिए आप खुद चिंतन करेंगे। इस वजह से ये तार्किक चिंतन का उदाहरण है। चूंकि आपसे नहीं पूछा गया तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करेंगे। अब जो कथन कहा गया है वो सत्य है या नहीं, तो और उसमें क्या तर्क है इसकी जांच करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उस तर्क के अगेंस्ट में अपना भी कुछ तर्क दे रहे होंगे, तो ये तार्किक चिंतन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला आपसे प्रश्न में पूछा गया था। चौथा देखिए विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। देखिए जब भी आप कल्पना करेंगे तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के संदर्भ में, तो उसके 2 से 3 आप चीज़ों पर तर्क कर रहे होते हैं अपने मन में ही कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है। ये सभी चीज़ें तर्क का पार्ट है, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। देखिए अब जिस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है उसके संदर्भ में विचार नहीं किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें तर्क कहाँ आया, ये तर्क नहीं था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में आप विचार ही नहीं कर रहे हैं। जब विचार नहीं कर रहे हैं तो तर्क का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, इस वजह से यही निगेटिव सेंस में था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है। देखिए बच्चे को जो मीरा है उसको कोई भी बोला नहीं जा रहा, उसके किसी के द्वारा बोला नहीं गया कि आप गिटार का अभ्यास करिए, वह स्वयं से कर रही है, यानी कहीं ना कहीं वो आंतरिक प्रेरणा है, उसका इंटरनल मोटिवेशन है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, यानी कि एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए हैं और उनसे इंटरेक्शन करके ही एक तरीके से जीवन आगे बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन में दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। देखिए जब भी शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं, 2 प्रकार से प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है, एक होता है हेल्दी,
जिसे पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है, दूसरा निगेटिव सेंस में देखा जाता है। अब निगेटिव सेंस कैसे? अगर आप बच्चे में ये अवधारणा बना दें कि तुमको फर्स्ट आना है, तो वो बस पढ़ाई में लगा रहेगा, किसी से इंटरेक्शन नहीं करेगा। उसे ये लगेगा कि अगर मैं उसको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसे बातचीत कर रहा हूँ, तो वो हमसे ज़्यादा नंबर पा लेगा। तो ये निगेटिव प्रतियोगिता हो गया। तो ये कभी भी सामाजिक भावनात्मक अधिगम के लिए समुन्नत नहीं करेगा, यानी उसको बढ़ावा नहीं देगा। तो ये निगेटिव सेंस में है, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग। देखिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में है। अब आपका काम एज ए टीचर सिर्फ सहयोगात्मक होना चाहिए, ना कि उन पर कोई अनुशासन थोपना, क्योंकि आपके डर से वो कक्षा में अनुशासन का पालन तो करेंगे, लेकिन एक तरीके से उनमें सामाजिकता नहीं आएगी। आपके डर की वजह से वो इंटरेक्शन कर रहे होंगे या फिर अनुशासन का पालन कर रहे हैं। तो ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अच्छे अंक पाने का दबाव। कभी भी ज़्यादा अंक पाना अर्थपूर्ण अधिगम या फिर सामाजिक भावनात्मक अधिगम का द्योतक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको समझिए। देखिए, आप अगर दबाव देंगे तो वो चीज़ों को रट करके अधिक अंक पा लेंगे, लेकिन उनका जो अधिगम हुआ वो अर्थपूर्ण कहाँ हुआ? वो तो चीज़ों को रट रहे हैं ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने को पूरी तरीके से निषेध करती है। एनसीएफ 2005 भी रटने के निगेटिव सेंस में देखता है। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तदानुभूति। तदा मतलब कि तद मतलब कि उनके, और अनुभूति मतलब कि उनके अनुभूति के अनुसार। मतलब बच्चों के सेंस में यहाँ पर आया कि जो टीचर होगा वह उनके अनुभूति, उनके विचार के अनुसार विचार रखेगा, और बात सुनने वाले अध्यापक होंगे। बात सुनने का मतलब कि उनको भी इंटरेक्शन का मौका देंगे। इंटरेक्शन का मौका देंगे तभी तो सामाजिक भावनात्मक अधिगम होगा। मतलब कि समाज में रह करके जैसे लोग सीखते हैं, उसी प्रकार से कक्षा में रहते हुए सभी की बातों को सुनना, सभी को अपनी बात बताना, यही तो सामाजिक भावनात्मक अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प दिया गया था, त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। देखिए, त्रुटि से टीचर इस प्रकार से हेल्प ले सकते हैं, बस ये जानने के लिए कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। कभी भी बच्चों को तुम तेज हो, तुम बहुत कमज़ोर हो पढ़ाई में, इस प्रकार का वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना कभी भी त्रुटि का एक तरीके से लक्ष्य नहीं होता है। तो ये पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकता है। देखिए, बच्चे को पढ़ाना है, उसको अधिगम अर्थपूर्ण करना है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसमें टीचर की कमी है, ना कि उसकी बहादुरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, त्रुटियों के आधार पर फेल नहीं करना है, बल्कि त्रुटि बच्चा क्यों कर रहा है उस त्रुटि को समझना है, और उसके बाद से कॉन्सेप्ट को फिर से बच्चे को पढ़ाना है। तो ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा क्या त्रुटि कर रहा है, क्यों त्रुटि कर रहा है, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चे को समझ नहीं आया? अगर समझ में आया रहता तो निश्चित तौर पर वो त्रुटि नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षण में कमी है, इस वजह से बच्चा त्रुटि कर रहा है। तो ये आपको अवसर दे रहा है कि बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं ये समझ सकें, और अपने शिक्षण अधिगम में उसको एक तरीके से उतार सके, अपने अधिगम प्रक्रिया में, अपने शिक्षण कार्य में कुछ बदलाव कर सके। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए। देखिए, बार बार लिखने से बच्चा मशीन बन जाएगा और वो चीज़ों को रट लेगा। आपके डर से वो लिख तो देगा सही से, लेकिन वो चीज़ों को सीखा नहीं, भविष्य में जाकर के फिर से उस प्रकार की गलती को दोहराएगा। तो ये चीज़ अर्थपूर्ण नहीं है कि बार बार आप बच्चे को एक ही चीज़ लिखने के लिए बोले और उसको रटने के लिए बोले। ये निगेटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? यानी कि बच्चा जब सीख रहा होता है तो क्या कौन कौन से कारक हैं जो कि उसको प्रभावित कर रहे हैं? पहला देखिए, दिया गया संवेग। संवेग होगा कैसे? देखिए, बच्चा अगर खुशी के मुद्रा में है, या फिर चिड़चिड़ा है, रोने के मुद्रा में है, डरा हुआ है, तो ये सब उसके संवेग हैं। अब जब बच्चा खुशी के माहौल में रहेगा तो उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण रहेगा, और अगर मान लीजिए भयभीत माहौल में है, डरा हुआ है, तो ये जो डरने का उसमें संवेग है, जो उसमें भाव है, उसकी वजह से वो अधिगम अर्थपूर्ण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ों को सही से ना तो उस पर ध्यान दे रहा होगा और ना ही उन सभी चीज़ों का एक तरीके से अर्थपूर्ण अधिगम उसका हो पाएगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अधिगम को प्रभावित करता है, इसलिए आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप बहुत पिछड़े समाज से आ रहे हैं, जो कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपकी ठीक नहीं थी, आपको अधिगम के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी, तो इस वजह से जो आपका अधिगम होगा वो प्रभावित होता है। चूंकि होता है इसलिए ये भी आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, परिपक्वता। परिपक्वता ये कहता है, मैच्योरिटी ये कहती है
कि देखिए अगर बच्चा परिपक्व है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने में ध्यान फोकस करेगा, और अगर अभी उसमें बचपना है तो वो चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर करने लगता है, खेलने में ज़्यादा बिजी रहेगा। तो परिपक्वता भी प्रभावित करती है, इस वजह से ये भी आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए रुचि। रुचि की अगर बात करें, इंटरेस्ट, तो आपने रुचि का नियम पढ़ा होगा कि बच्चे जिस काम में इंटरेस्ट लेते हैं उसको वो जल्दी सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है यानी इंटरनली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी चारों विकल्प इसके सही हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करेंगे। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प दिया गया था कि शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। जब बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कराए तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये रचनावाद है। और चूंकि नहीं पूछा गया था तो चूंकि ये है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कुछ भी नया सीखना और मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। ये बात भी सही है, बच्चा का जो मौजूदा समझ है यानी कि जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको आधार बना करके वो नई चीज़ों को करके सीखता है। तो ये बिल्कुल सही है, रचनावाद का एक तरीके से समर्थन कर रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा गया था। चौथा देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। प्रामाणिक अधिगम कहने का मतलब कि जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके प्रमाण के तौर पर देख रहे हैं वो प्रामाणिक अधिगम है, और उसके माध्यम से अर्थपूर्ण अधिगम होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो खुद करके सीख रहे हैं, यानी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। रचनावाद से ये जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया का ही दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं, और विकल्प कह रहा है कि अंतःक्रिया बच्चों के ज्ञान के निर्माण को बाधित करता है, जो कि निगेटिव था। इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे क्या होता है? पहला विकल्प देखिए, बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होती है। ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि कार्टून और कहानियां बच्चों के इंटरेस्ट का पार्ट है और इससे कभी भी उनमें अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत और अरुचि को बढ़ावा मिलेगा। जब बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेते ही हैं, जब उसमें उनकी उत्सुकता है ही, तो बच्चे बोर कहाँ होंगे? ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। देखिए, बच्चे जब कार्टून देखते हैं और जब कहानी सुनते हैं तो उनमें उनकी उत्सुकता आती है। उत्सुकता से क्या होगा कि बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा नया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब नया उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो उनका ध्यान भटक कहाँ रहा है, वो तो और ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एक ही विकल्प बचा, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। जब कहानी अगर उसमें रहेगा और कार्टून रहेगा तो बच्चों को यही सब चीज़ें तो पसंद आती हैं, तो इससे वो जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और इस वजह से उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।